सबसे पहले जरा इस इमेज को ध्यान से देखो। देखा, यही है बॉम्बर जेट, जिसे कहते हैं डेविल ऑफ द स्काइज, मतलब आसमान का शैतान। इसे ऐसे ही नाम नहीं दिया गया, इसका जो रुतबा है वो अलग ही लेवल का है। ये जेट आमतौर पर दुनिया के सामने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ तब जब कोई वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनती है, तभी ये मैदान में उतरता है। और आज अमेरिका की धरती से ये हवा में उड़ चुका है। इसका डायरेक्शन साफ दिख रहा है, मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब भाई ये कोई सिंपल उड़ान नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है या फिर तैयारी शुरू हो गई है। अब ध्यान से सुनो, अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और गलती से हमारा जो चबहार पोर्ट है जो ईरान में है उसे कोई नुकसान हुआ, तो इंडिया को सीधा $550 मिलियन का नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया क्या करे। सिचुएशन बहुत डेलिकेट है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त टेंशन अपने पीक पर है। इसराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका रिपल इफेक्ट पूरे दुनिया में फैल सकता है। तो अब देखना यह है कि इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी कैसे सेट करता है, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं। कल इजराइल ने सीधा हमला किया ईरान के अंदर। एक जगह है आराक, जहां पर एक न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है, मतलब ऐसा सेंटर जहां यूरेनियम को प्रोसेस करके न्यूक्लियर मटेरियल बनाया जाता है। और उसी सेंसिटिव जगह को इजराइल ने टारगेट करके हमला किया। अब सुनो, ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान से एक मिसाइल उड़ती है और सीधा जाकर इजराइल के एक अस्पताल पे गिरती है। और हाँ, ये सिर्फ अफवाह नहीं है। उस हॉस्पिटल अटैक की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। टेक अ लुक एट दिस। हर न्यूज चैनल यही दिखा रहा है, हर फीड में यही सर्कुलेट हो रहा है। पॉइंट ये है, अब बात सिर्फ सेना की नहीं रही, सिविलियंस पर भी अटैक होने लगे हैं। ये कोई छोटा मोटा बॉर्डर क्लैश नहीं है, ये फुल ऑन वॉर जैसी सिचुएशन बनती जा रही है। और इसी बीच हमारे पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप भी मैदान में आ गए हैं। अब सुनो, ट्रंप अभी सस्पेंस बना रहे हैं, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट अगर आता है तो गेम पूरी तरह बदल सकता है। एक तरफ ट्रंप बोल रहे हैं, भाई अगर टाइम सही रहा तो मैं एक्शन लूंगा, अभी सोचने का टाइम है। यूएस इस युद्ध में उतरेगा या नहीं मैं बाद में बताऊंगा। मतलब साफ है, वो अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर ही अंदर प्लानिंग जरूर चल रही है। लेकिन असली धमाका हुआ 16 जून को। यूएस की धरती से सीधे 32 टैंकर जेट्स उड़ान भरते हैं, और वो भी मिडिल ईस्ट की दिशा में। अब भाई ये कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं है, 32 टैंकर जेट्स का एक साथ उड़ना मतलब कुछ बड़ा मूवमेंट हो रहा है। और पता है क्या हुआ? वो सारे जेट्स अलग अलग एयरबेसेस में धीरे धीरे जाकर पार्क हो गए। मतलब अभी के लिए शांत हैं, लेकिन किसी भी समय एक्टिव हो सकते हैं। अब सुनो, एक और शॉकिंग डिटेल आया है। यूएसएस लिमिट्स ये कोई आम जहाज नहीं है। ये ऐसे वॉरशिप्स हैं जो सिर्फ तभी बाहर आते हैं जब सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो। और अगर वो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होते तो भाई वो यूएस की बाउंड्री में ही नहीं रखे जाते। उनका बाहर आना ही एक संकेत है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ प्लान हो रहा है। अब देखो भाई, इधर की साइड यानी हमारी तरफ साउथ चाइना सी में वियतनाम के पास भी हलचल शुरू हो चुकी है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी भी क्वाइटली गरमाया जा रहा है। देखो, अब यूएस के पास पूरा बहाना है, चलो ईरान को मटियामेट कर देते हैं। और यकीन मानो ये प्लान पिछले 40 सालों से उनके मन में पल रहा है। बस सही मौका चाहिए था और अब लगता है उन्हें वो मौका मिल गया है। और अब जो मैं बताने वाला हूं, इसकी तस्वीर देखो ध्यान से। यही है बॉम्बर जेट, जिसे शॉर्ट में जेट भी कहते हैं। भाई ये कोई आम जहाज नहीं है, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे घातक लड़ाकू जेट। अगर ध्यान से देखो ना, तो ये बिल्कुल एक पंख फैलाए हुए विशाल पक्षी जैसा दिखता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, ये परिंदे जैसा दिखता है, लेकिन इसका काम तबाही मचाना है। अब सुनो जरा, इसकी कीमत एक बॉम्बर जेट की कीमत है $2.11 बिलियन। ये जेट ऐसा है जिसे कोई भी जगह रोक नहीं सकती। कोई ऐसा कोना नहीं जहां ये पहुंच न सके, कोई ऐसा टारगेट नहीं जिसे ये उड़ा न सके, और कोई ऐसा दुश्मन नहीं जिसकी गर्दन तक ये पहुंच न पाए, चाहे वो 60 मीटर गहराई में क्यों न छुपा हो। और सबसे खास बात, इस जेट में टेल पूंछ ही नहीं होती। शॉकिंग है ना? लेकिन यही इसकी ताकत है, क्योंकि इसकी बनावट प्योर स्टेल्थ डिजाइन पर बनी है, जिससे रेडार इसे पकड़ ही नहीं सकता। हाँ, एरोडायनामिकली ये थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन जब बात आती है गुप्त मिशन और स्टेल्थ एंट्री की, तो ये जेट परफेक्ट किलर मशीन बन जाता है। और इसीलिए ये सिर्फ तभी निकाला जाता है जब मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए। मतलब अगर बॉम्बर बाहर आ चुका है तो समझो वॉर का रिमोट अब ओन हो चुका है। अब सुनो एक और तगड़ा खुलासा, जो 32 टैंकर जेट्स यूएस से निकले हैं ना, वो मजाक नहीं है। वो अकेले में 200 फाइटर जेट्स को हवा में फ्यूल भर सकते हैं। मतलब अब सिर्फ B2 नहीं, पूरी की पूरी एयर आर्मी हवा में उड़ने के लिए रेडी की जा रही है। और ये सब इसलिए क्योंकि अब अमेरिका किसी भी वक्त फुल एक्शन में आ सकता है। बॉम्बर जेट्स इतने रेयर हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 20 ही मौजूद हैं। हाँ भाई, आपने सही सुना, सिर्फ 20। एक पूरा स्ट्रांग बिलीव है कि इन जेट्स की टोटल गिनती 20 से ज्यादा नहीं है। और ये बात किसी रूमर में नहीं, ये व्हाइटमैन AFB एयरफोर्स बेस के ऑफिशियल रिपोर्ट्स में दर्ज है। अब इनकी ताकत सुनो। बॉम्बर वंस इंजन ऑन कर दे तो ये बिना रिफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और अगर हवा में ही रिफ्यूलिंग कर दी जाए
तो भाई साफ शब्दों में कहें, पूरी दुनिया की एक चक्कर ये आराम से मार सकता है, और वो भी बिना जमीन पर उतरे। अब आप खुद सोचो, इतनी ताकत वाली चीज को यूं ही कोई बाहर लाता क्या? नहीं भाई, जब ये बाहर आती है तो इसका मतलब होता है सीन बहुत ही सीरियस है। और आज जो सिचुएशन है वो है एस्केलेटिंग वॉर। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और बीच में अमेरिका की ये रेयर किलर मशीन। अब भाई इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं और ईरान तो बिल्कुल ससेमीरा मोड में है, मतलब किसी भी हालत में झुकने वाले नहीं है। और ऐसे में बॉम्बर का एक्टिव होना ये सिर्फ एक शो ऑफ पावर नहीं, ये एक सिग्नल है कि अब दुनिया किसी बड़े युद्ध की तरफ खिंच रही है। तो नेतान्स तो बस एक न्यूक्लियर साइट थी, लेकिन असली टेंशन अब दो नई जगहों को लेकर है। फोर्डाओ, पेकाग्स, ये दोनों लोकेशंस अब सीधे इजराइल की नजर में हैं। मतलब कह सकते हैं कि अब ये इजराइल के लिए सबसे बड़े सिरदर्द बन चुके हैं। अब आपको समझना होगा, चाहे इजराइल ने ईरान के बड़े बड़े अफसरों को टारगेट करके मार डाला हो, लेकिन इन अंडरग्राउंड बंकर्स को रोकना या तबाह करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि भाई ईरान ने इन बंकरों को कोई जल्दबाजी में नहीं बनाया, ये एक प्रॉपर प्लानिंग थी जो कई दशकों से चल रही है। वो जानते थे कभी न कभी ऐसा दिन आएगा जब उनके देश पे साटन, शैतान जैसा हमला होगा, और उसी के लिए फोर्डाओ और पेकाकस जैसी जगहों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये बमों के नीचे भी बच सकें। अब सुनो, एक और बड़ी बात, ईरान की नज़र में जो बड़े शैतान हैं वो हैं यूएसए और छोटे शैतान इजराइल। अब उनका खुला मकसद है, अगर बड़े शैतान और छोटे शैतान हमें मिटाने आ रहे हैं तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मतलब सीधा ये है, अब जंग सिर्फ इलाकों की नहीं, आइडियोलॉजी की बन चुकी है। और ऐसे में अगर हमारा देश इंडिया इसमें डायरेक्टली ना भी हो तो इनडायरेक्टली हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये वॉर बढ़ता गया तो उसका असर हर देश पे पड़ेगा, फ्यूल से लेकर ट्रेड तक सब कुछ हिलेगा। अगर हमें भी फ्यूचर के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रेडी रखने हैं तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाने के लिए नहीं, हमें उन्हें एक्सट्रीम डेप्थ में प्लान करके रखना पड़ेगा। अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ इजराइल और ईरान का आपसी झगड़ा नहीं है, ये पूरा एक बड़े ग्लोबल गेम का हिस्सा है, और उस गेम का मास्टरमाइंड है यूएसए। अब देखो, अमेरिका चाहे तो कहे हो सकता है हमला हो सकता है ना हो, लेकिन अगर अमेरिका ने ऑफिशियली इजराइल की मदद शुरू की तो भाई वो आधा युद्ध लड़के फिर पीछे नहीं हटेगा। वो तब तक रुकेगा नहीं जब तक फोर्डो और पेकस जैसे न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स को पूरी तरह बंद ना करवा दे। और अगर वो साइट्स बंद नहीं होती तो ईरान चुपचाप यूरेनियम एनरिच करता जाएगा और एक दिन अनबॉम्ब रेडी करके पलटवार करेगा। अब एक सवाल आता है, जब यूएसए ने जापान पे हिरोशिमा नागासाकी में माइक्रो सूर्य यानी एटॉमिक बॉम्ब गिराया था तब किसी ने नहीं रोका, तो अब ईरान को क्यों छोड़ेगा? सवाल सीधा है, अमेरिका के लिए कोई भी डायरेक्ट खतरा छोड़ा नहीं जाता। लेकिन अब जरा स्टेप बैक लेकर सोचते हैं, हमारा इंडिया कहाँ खड़ा है इस सिचुएशन में? इंडिया और ईरान के रिश्ते बहुत पुराने और गहरे हैं। हाँ, राजनीति में सब कहते हैं हम दोस्त हैं, हम अपने अपने स्टैंड पर हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे बीच कोई हॉस्टिलिटी नहीं है जैसी पाकिस्तान के साथ है। ईरान में चबहार पोर्ट, हमने वहां करीब $550 मिलियन इन्वेस्ट किया है। वो पोर्ट इंडिया के लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है, सीधा मिडल ईस्ट से ट्रेड और यूरोप तक पहुंचने का रास्ता। अब सोचो, अगर इजराइल या अमेरिका ने वहां कोई हमला कर दिया तो इंडिया सीधा 10-15 साल पीछे चला जाएगा। उसी तरह इजराइल में भी इंडिया का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट ऑफ हाइफा, जिसे अदानी ग्रुप ने डेवलप किया है, और उस पर भी हाल ही में ईरान ने मिसाइल से अटैक किया था। तो भाई, अगर दोनों एक दूसरे के पोर्ट्स पर हमला करते हैं तो इनडायरेक्टली इंडिया के ही एसेट्स पर हमला हो रहा है। अब डिप्लोमेसी कहाँ आ रही है? इंडिया ने इजराइल से सीधे कह दिया, चबहार पोर्ट को मत छेड़ो, वो हमारा की एसेट है। और अकेले इंडिया नहीं, रशिया भी मैदान में उतर चुका है। पुतिन ने इजराइल को साफ कहा है, ईरान का बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई एनरिचमेंट साइट नहीं है, ये एक सिविलियन पावर प्लांट है। इस पर हमला किया तो चेरनोबिल जैसे डिजास्टर का रिस्क होगा। मतलब पुतिन ने इज्जत से धमकी दी है। लेकिन दोनों साइड क्या कह रहे हैं? इजराइल बोल रहा है, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक न्यूक्लियर साइट्स तबाह ना हो जाएं, चाहे 2 हफ्ते लगे या 2 महीने। ईरान बोल रहा है, हम अपने देश में यूरानियम एनरिच कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? मतलब दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो अब सवाल उठता है, न्याय किसके साथ है? और ये सवाल अब सिर्फ राजनीति का नहीं, इंडिया की स्ट्रेटेजिक फ्यूचर का सवाल है। इजराइल हमारे लिए जरूरी है डिफेंस, टेक, इंटेलिजेंस के लिए। ईरान हमारे लिए इक्वली जरूरी है ट्रेड, ऑयल और कनेक्टिविटी के लिए। इसलिए इंडिया को यहाँ कोई इमोशनल स्टैंड नहीं, एकदम चतुर, बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी रखनी होगी। अगर आपको ये बात समझ आई और लगता है कि ये अवेयरनेस और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर जरूर करो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल बटन नीचे है ही दबा दो। जय हिंद।